नौगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य में चारुसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा चारुसेन बहुत ही रंगीन मिजाज और कला प्रेमी व्यक्ति थे। उन्हें नित्य नए नाटक और नाटिकाएं देखने का बड़ा ही शौक था। उनके दरबार में रोजाना नए नए नाटक प्रस्तुत होते रहते थे, जिससे दरबार का वातावरण सदैव उत्साह और रंगीनियों से भरा रहता। एक दिन राजा को कुछ अलग तरह का, कुछ ऐसा अनोखा मनोरंजन देखने की इच्छा हुई जो उन्होंने आज तक न देखा हो। वो परंपरागत नाटकों और गीत संगीत से ऊब चुके थे। उनकी तलाश कुछ ऐसी थी जो न सिर्फ आंखों को सुकून दे बल्कि दिमाग पर भी असर छोड़े। इस इच्छा के साथ उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और इस विषय पर विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री, जिन्हें कला के प्रति गहरी समझ थी, ने आगे बढ़कर सुझाव दिया, महाराज, यदि आपको वास्तव में अलग तरह का और अद्भुत मनोरंजन चाहिए तो हमारे ही राज्य के एक दूरस्थ गांव में मुन्ना भांड नामक एक व्यक्ति रहता है। वो कोई साधारण कलाकार नहीं है। उसकी विशेषता यह है कि वो नए नए किरदारों में इतनी सहजता और पूर्णता से रम जाता है कि दर्शक ये भूल ही जाते हैं कि वह कोई अभिनय कर रहा है। वो इतना प्रभावशाली अभिनय करता है कि लोग उसकी कला में खो से जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके जोड़ का दूसरा नौटंकीबाज पूरे राज्य में कोई दूसरा नहीं है। राजा चारुसेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक दिखाई दी। सचमुच ऐसा अद्भुत कलाकार हमारे ही राज्य में, और हमें इसकी भनक तक नहीं? तो फिर क्या देरी है मंत्री जी, कल ही इस मुन्ना भांड को राज दरबार में बुलवाया जाए। हम उसकी प्रस्तुति देखना चाहते हैं। हमें जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे राज्य में ऐसी प्रतिभा विद्यमान है। अगले ही दिन प्रातःकाल राजा के आदेश पर 2 सिपाही मुन्ना भांड के गांव की ओर चल पड़े। गांव तक का सफर कठिन था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ढूंढते ढूंढते वे एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने पहुंचे, जो मुन्ना का घर था। मुन्ना उस समय अपनी पत्नी के साथ साधारण भोजन कर रहा था। सिपाहियों को देखकर वो चौंका, पर डरा नहीं। सिपाहियों ने राजा का संदेश सुनाया, महाराज चारुसेन ने तुम्हें कल राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। मुन्ना ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, राजा महाराज हम जैसे साधारण कलाकार को बुला रहे हैं, पर किस लिए बुला रहे हैं? क्या कोई विशेष अवसर है? सिपाहियों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, हमें तो बस आदेश मिला है आपको ले जाने का। हम निम्न श्रेणी के सैनिक हैं, राजा के मन की बात नहीं जानते। बस इतना पता है कि कल आपको राज दरबार में जरूर पहुंचना है। मुन्ना ने सोचा, राजा अचानक मुझे याद कर रहे हैं, जरूर उन्होंने मेरे बारे में सुना होगा और मेरी प्रस्तुति देखना चाहते होंगे। ये मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है। उसने सिपाहियों से कहा कि वो अगले दिन अवश्य पहुंचेगा। सिपाहियों के जाने के बाद मुन्ना के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि राजा कला के पारखी हैं और मामूली प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं होंगे। उसे कुछ ऐसा करना था जो राजा को अभिभूत कर दे। पूरी रात वो इसी सोच में डूबा रहा। अगले दिन सुबह सवेरे मुन्ना ने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने और राज दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार की भव्यता देखकर उसका मन थोड़ा दहल गया, पर उसने अपने आप को समझाया और साहस जुटाया। दरबार में प्रवेश करते ही उसने राजा को गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया। महाराज, इस गुस्ताख ने आपकी आज्ञा का पालन किया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आपने इस नीच कलाकार को अपने दरबार में क्यों बुलाया है? राजा चारुसेन मुस्कुराए। उनकी आवाज में एक अपनापन था। मुन्ना, हमें बताया गया है कि तुम्हारे जोड़ का नौटंकीबाज पूरे राज्य में कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारा ऐसा मनोरंजन करो जैसा आज तक किसी ने इस दरबार में न किया हो। कुछ ऐसा जो हमें विस्मित कर दे, हमारी सोच को चुनौती दे। मुन्ना ने कुछ पल के लिए गहन चिंतन किया, जैसे अपने मस्तिष्क के हर कोने से एक योजना को तलाश रहा हो। फिर वो बोला, महाराज,
नौटंकी तो मैं ऐसी कर दूंगा कि आप खुद को भूल जाएंगे। आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो नौटंकी है या हकीकत। परंतु महाराज, इस प्रस्तुति में मेरी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी भौहें तंग गई। क्या, तुम्हारी जान को खतरा? वो कैसे भला? नाटक दिखाने में ऐसा क्या खतरा हो सकता है जो तुम्हारी जान ले सके? विस्तार से बताओ। मुन्ना ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मेरी इस प्रस्तुति को देखकर आप नाराज हो सकते हैं। आपको क्रोध भी आ सकता है और क्रोध की अग्नि में जलकर आप मुझे फांसी का आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही साहसिक और यथार्थ के धरातल को छूने वाला होगा। राजा की आंखों में अब और भी ज्यादा उत्सुकता झलकने लगी। अरे, प्रस्तुति पर तो इनाम दिया जाता है, न कि फांसी लगवाई जाती है, और हमें क्रोध आएगा भी क्यों? अब तो हम और भी ज्यादा उत्सुक हैं। हम वही प्रस्तुति देखना चाहेंगे। मुन्ना ने एक गहरी सांस ली और बोला, महाराज, तब पहले आप मुझे वचन दे, मुझे आश्वासन दे कि मेरी प्रस्तुति देखकर, चाहे वो कितनी भी चौंकाने वाली या अट्टी क्यों न लगे, आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, मुझे मृत्युदंड नहीं देंगे और मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा चारुसेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुन्ना को वचन दिया। ठीक है मुन्ना, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारी प्रस्तुति देखकर हम तुम पर नाराज नहीं होंगे और नहीं तुम्हें मृत्युदंड देंगे। बस हमें वो अनोखा मनोरंजन दो। अब मुन्ना ने अगली शर्त रखी, महाराज, इस नाटक की तैयारी में मुझे कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए। साथ ही इसके लिए कुछ धनराशि की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें विशेष साज सज्जा और वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। राजा ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि मुन्ना को उसकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त धन दिया जाए। मुन्ना ने धन लेकर राजा को प्रणाम किया और दरबार से विदा हो गया। घर लौटते हुए मुन्ना का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो सोच रहा था, ऐसी क्या प्रस्तुति हो जो राजा ने आज तक न देखी हो, कुछ ऐसा जो उन्हें हैरान कर दे, डरा दे, फिर राहत दे और अंत में हंसा दे। चलते चलते उसके दिमाग में एक पूरी योजना का ताना बाना बुनना शुरू हो गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी, जिसका नाम कमला था, को विस्तार से बताई। कमला एक सरल और समझदार महिला थी। मुन्ना ने कहा, देखो कमला, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। अगर राजा को मेरी प्रस्तुति पसंद आ गई तो हमारी गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। कमला ने चिंतित स्वर में पूछा, पर पति, तुम्हारी इस प्रस्तुति से राजा नाराज न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। राजा का क्रोध भयंकर होता है। मुन्ना ने हंसते हुए उसकी चिंता दूर की। अरे बावरी, तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैंने सब कुछ सोच समझ लिया है। राजा ने मुझे वचन दे दिया है। अब तू बस मेरा साथ दे। इसके बाद मुन्ना ने 5-6 दिन तक आराम किया, लेकिन उसका दिमाग लगातार अपनी योजना को और पुख्ता करने में लगा रहा। फिर एक दिन वो उठा और गांव में चक्कर लगाने निकल पड़ा। उसकी नजर एक पशु व्यापारी पर पड़ी। व्यापारी के पास कई पशु बंधे थे। मुन्ना ने एक मोटे गड़े भयानक रूप वाले भैंसे को चुना। वो भैंसा इतना विशाल और डरावना था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। साक्षात यमराज का वाहन लगता था वो। मुन्ना ने उसे खरीद लिया और घर ले आया। घर आकर उसने भैंसे को एक मजबूत खूंटे से बांध दिया। अब बारी थी अपना रूप बदलने की। उसने यमराज का वेश धारण करने का निश्चय किया। उसने काला चेहरा बनाने के लिए विशेष रंग लगाए, आंखों को भयानक दिखाने के लिए काजल और लाल रंग का प्रयोग किया, काले वस्त्रों को जरी के काम से सजाया। जब उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो वो स्वयं अपने आप को पहचान नहीं पाया। सचमुच वो साक्षात यमराज लग रहा था।
जैसे अभी किसी के प्राण हरने आया हो। भैंसे को भी उसने खूब सजाया संवारा, उसके गले में घंटियां बांधी, शरीर पर रंग बिरंगी कंबल डाली और सींगों को सोने के रंग से रंग दिया। रात होने का इंतजार करते हुए मुन्ना ने अपनी भूमिका को दोहराया, अपने संवादों को अभ्यास किया। वो जानता था कि एक भी गलती उसकी पूरी योजना को धराशायी कर सकती है। जब अंधेरा गहरा गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब मुन्ना यमराज का वेश धारण करके अपने भैंसे पर सवार होकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर भय और गंभीरता का भाव था। वो सचमुच यमराज बन चुका था। राज दरबार का विशाल फाटक रात के अंधेरे में भी जगमगा रहा था। पहरेदार सिपाही नींद से जूझ रहे थे कि अचानक एक विशालकाय भैंसे और उस पर सवार काली छाया जैसे यमदूत को देखकर उनकी नींद उड़ गई। मुन्ना ने अपनी आवाज को भारी और डरावना बनाते हुए कहा, हे सिपाही, हम यमराज हैं। जाओ, अपने राजा तक हमारा संदेश पहुंचाओ कि हम उससे तत्काल मिलना चाहते हैं। सिपाही साक्षात यमराज को अपने सामने देखकर थरथर कांपने लगा। उसके होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ राजा के शयन कक्ष तक पहुंचा। राजा चारुसेन उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। सिपाही ने डरते डरते हकलाते हुए कहा, महाराज, महाराज, दरवाजे पर यमराज अपने वाहन के साथ पधारे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। यमराज के नाम से ही राजा की नींद एकदम टूट गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके मन में विचार आया, क्या मेरा अंत समय आ गया है? क्या यमराज स्वयं मुझे लेने आए हैं? फिर भी राजा होने के नाते उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। उसने सिपाही से कहा, अरे मूर्ख, तुमने यमराज जैसे महान अतिथि को बाहर क्यों खड़ा छोड़ दिया? जाओ, उन्हें तुरंत अंदर लेकर आओ और पूरे आदर और सम्मान के साथ। सिपाही फिर से दरवाजे की ओर भागा। उसने यमराज को सिर झुकाकर राजा का संदेश सुनाया। यमराज के रूप में मुन्ना ने जानबूझकर गुस्से से आंखें लाल कर ली और गरजती हुई आवाज में बोला, क्या? हम मृत्यु के देवता हैं, न कि तुम्हारे राजा के सेवक। जाओ, उससे कहो कि वो स्वयं हमारे सामने हाजिर हो। हम उससे यही मिलेंगे। सिपाही फिर से दौड़ा और कांपती आवाज में राजा को सारी बात बताई। अब राजा का डर और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा, निश्चित ही ये मेरे प्राण लेने आए हैं। डरते डरते, पैरों में कांपती हुई आवाज लिए राजा स्वयं दरबार के फाटक पर पहुंचे। उन्होंने यमराज के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। हे यमदेव, इस नीच प्राणी ने आपका स्वागत करने में जो भूल की, कृपया उसे क्षमा करें। यमराज बने मुन्ना ने राजा के डर को भांप लिया। उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, डरो मत राजन, हम तुम्हारे प्राण हरने नहीं आए हैं। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे प्रसन्न होकर स्वयं धर्मराज ने तुम्हें अपने दर्शन कराने का निर्णय लिया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर राजा के चेहरे पर राहत और फिर गर्व की लहर दौड़ गई। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, सचमुच मेरे पुण्य कर्मों की इतनी महिमा है कि स्वयं धर्मराज मुझसे मिलना चाहते हैं। ये तो मेरे लिए अतुलनीय सम्मान की बात है। खुशी से उन्होंने कहा, हे यमदेव, यदि ऐसी बात है तो मैं अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यमराज बोले, नहीं राजन, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम अकेले नहीं, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को हमारे साथ चलना है, और वो भी कल रात को। इतना कहकर यमराज ने अपने झोले से कुछ काले वस्त्र निकाले। ये लो, ये काले वस्त्र है। ये काली साड़ी और ब्लाउज तुम अपनी पत्नी को पहनाओ, और ये काला कुर्ता व धोती तुम स्वयं पहन लो। कल रात ठीक इसी समय हम तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर अंधेरे में विलीन हो गया। राजा खुशी से झूम उठे। वो तुरंत रानी के कक्ष में गए और उन्हें पूरी घटना सुनाई। रानी भी जीवित अवस्था में धर्मराज के दर्शन की संभावना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ने उसी रात काले वस्त्र धारण करने का निश्चय किया।
अगले दिन राजा रानी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, दोनों काले वस्त्रों में सज्जित होकर तैयार बैठे रहे। ठीक निर्धारित समय पर यमराज अपने भैंसे के साथ फिर प्रकट हुए। चलो राजन, अब समय आ गया है, यमराज ने आगे कहा। अब तुम दोनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, पर ऐसा क्यों यमदेव? यमराज ने गंभीर स्वर में समझाया, राजन, हम सीधे नरक लोक से होते हुए स्वर्ग की यात्रा करेंगे। नरक की यातनाएं और वहां का दृश्य देखकर तुम दोनों भयभीत हो जाओगे, इसलिए ये आवश्यक है। राजा रानी ने बिना किसी प्रश्न के अपनी आंखों पर मोटी पट्टियां बांध ली। फिर यमराज अपने भैंसे पर बैठ गया और आदेश दिया, तुम दोनों इस भैंसे की पूंछ पकड़ लो और हमारे पीछे पीछे चलो। ध्यान रखना, रास्ते भर पट्टी नहीं हटाना और पूंछ नहीं छोड़ना। राजा रानी ने भैंसे की मोटी पूंछ मजबूती से पकड़ ली और यमराज के पीछे चल पड़े। मुन्ना ने उन्हें पहले समतल मैदानों में चलाया, फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ाया। राजा रानी अनजान रास्तों पर ठोकरें खाते पर पूंछ नहीं छोड़ते। अंत में मुन्ना उन्हें एक गहरे तालाब के किनारे ले गया और भैंसे को तालाब में उतार दिया। पानी बढ़ता गया। राजा ने आवाज दी, यमदेव, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नदी या जलाशय से गुजर रहे हैं। यमराज बने मुन्ना ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, हाँ राजन, तुम सही अनुमान लगा रहे हो। यही तो भवसागर है, संसार का सबसे गहरा और विशाल सागर। अब हम इसी को पार कर रहे हैं। तुम इस समय भवसागर के बीचों बीच हो। यह सुनकर राजा रानी के हृदय में अपार हर्ष भर गया। वे सोचने लगे, हमने नरक पार कर लिया और अब भवसागर पार करके स्वर्ग पहुंचने ही वाले हैं। आह, स्वर्ग का दृश्य कितना मनोरम होगा। तालाब पार करने के बाद मुन्ना उन्हें एक सामान्य गांव में ले आया और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। धीरे धीरे रात का अंधेरा कम होने लगा। सुबह की पहली किरणें फूटने लगी। यमराज ने कहा, राजन, अब तुम यही खड़े रहो। थोड़ी ही देर में धर्मराज की अदालत लगेगी और तुम्हें बुलाया जाएगा। पर एक बात का अवश्य ध्यान रखना, इस दौरान बहुत से लोग तुम्हें भरमाएंगे, बहकाएंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, पर तुम किसी के बहकावे में मत आना। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, तभी तुम धर्मराज के दर्शन पाओगे। इतना कहकर यमराज वहां से अदृश्य हो गया। थोड़ी देर में ही गांव जाग उठा। पनिहारिनें पानी भरने घाट पर आई। किसान अपने खेतों की ओर चल पड़े। जब उन्होंने काले वस्त्रों में आंखों पर पट्टी बांधे दो व्यक्तियों को पेड़ के नीचे खड़ा देखा तो उत्सुकतावश वे इकट्ठा होने लगे। किसी ने पहचान लिया, अरे, ये तो हमारे राजा महाराज और रानी साहिबा है। आसपास कोहराम मच गया। लोग आपस में बातें करने लगे, ये इस हालत में हमारे गांव में क्यों है? देखो, आंखों पर पट्टी बंधी है। क्या कोई दुर्घटना हो गई? राजा के इतने बुरे दिन आ गए क्या? राजा रानी इन टिप्पणियों को सुनकर और भी दृढ़ हो गए। वे सोचते, ये सब हमें बहकाने की कोशिश है। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमारी परीक्षा चल रही है। थोड़ी देर बाद मुन्ना भी साधारण वेश में वहां पहुंचा। गांव वाले उसे जानते थे। उसने आते ही सबको चुप करा दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा रानी ने सोचा, लगता है धर्मराज की अदालत लग गई है। अब हमारा नाम पुकारा जाएगा। इसी उम्मीद में राजा ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी और जो दृश्य उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। वो किसी स्वर्ग में नहीं बल्कि एक साधारण गांव में खड़े थे और उनके चारों ओर गांव वालों की भीड़ थी जो उन्हें हैरानी से देख रही थी। थोड़ी दूरी पर मुन्ना भांड खड़ा हुआ था जो मुस्कुरा रहा था। मुन्ना ने आगे बढ़कर कहा, तो महाराज, कैसा लगा मेरा नाटक? क्या आपको ये अलग तरह का मनोरंजन पसंद आया? ये सुनकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से तलवार खींची और मुन्ना की ओर लपके। मुन्ना तुरंत राजा के चरणों में गिर गया
और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कृपया क्रोध न करें। आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी प्रस्तुति देखकर आप मुझे क्षमा कर देंगे और मृत्युदंड नहीं देंगे। मैंने तो बस आपकी इच्छा पूरी की, एक ऐसी नौटंकी दिखाई जो आपने आज तक नहीं देखी थी। मुन्ना के इन शब्दों ने राजा के क्रोध पर विराम लगा दिया। उन्हें अपना वचन याद आया। क्रोध के बदले उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर वो जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में छलांग लगाकर रानी भी हंसने लगी और फिर पूरा गांव हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने मुन्ना को गले लगा लिया। वाह मुन्ना, सचमुच तुम अद्भुत हो। तुमने हमें जीवन का एक अनोखा अनुभव करा दिया। हम डरे, हम घबराए, हम आशान्वित हुए और अंत में हम हंसे। यही तो सच्चा मनोरंजन है। राजा रानी गांव से विदा होकर राजमहल लौटे। उन्होंने नहा धोकर राजसी वस्त्र धारण किए और एक भव्य दरबार का आयोजन किया। भरे दरबार में राजा चारुसेन ने मुन्ना भांड को सम्मानित किया। उसे मूल्यवान उपहारों, स्वर्ण मुद्राओं और एक छोटी जागीर से नवाजा। उन्होंने कहा, मुन्ना, आज से तुम इस राज्य के राज कलाकार हो। तुम्हारी कला अमूल्य है। मुन्ना और उसकी पत्नी की गरीबी दूर हो गई। पर उसके बाद राजा ने कभी भी मुन्ना से नाटक प्रस्तुत करने को नहीं कहा। जब भी मुन्ना का नाम लिया जाता, राजा मुस्कुरा देते और कहते, उसकी एक नौटंकी काफी है हमें जीवन भर याद रखने के लिए। उसने हमें सिखा दिया कि कभी कभी जो सच लगता है वो भी एक नाटक हो सकता है, और जो नाटक लगता है उसमें भी जीवन का गहरा सत्य छिपा हो सकता है। और इस तरह मुन्ना भांड की चतुराई और अभिनय कला की चर्चा पूरे नौगढ़ राज्य में फैल गई और वो एक लोक कथा बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।